वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पटेल और आप उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड शेयर करते जाइए। फ्रेंड्स, आज हम ऑल माय सन्स आर्थर मिलर के द्वारा लिखी गई प्ले को नरेट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ऑल माय सन्स। आर्थर मिलर का पहला प्ले था द मैन हु हैड ऑल द लॉक। ये उनका कमर्शियली फ्लॉप हो गया था। उसके बाद ऑल माय सन्स को उन्होंने लिखा और सोचा कि अगर ये भी कमर्शियली हिट नहीं रहा तो इस प्ले के बाद अपना प्रोफेशन बदल देंगे। 1946 और 47 के दौरान इस प्ले को लिखा, जो समय था वर्ल्ड वार सेकेंड का टाइम। 29 जनवरी 1947 को इस प्ले को कॉर्नर थिएटर में पहली बार दर्शाया गया। 2 साल तक यह उस थिएटर में हाउसफुल तक चलता रहा। 8 नवंबर 1949 को इस प्ले की आखिरी शो कॉर्नर थिएटर में दिखाई दी। ये प्ले आर्थर मिलर का कमर्शियली सुपर हिट रहा। उसके बाद आर्थर मिलर की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। ऑल माय सन्स जो कहानी है, इसमें सस्पेंस है, इसमें प्यार है, नफरत है, देशभक्ति है, जलेसी है, लालच है। तो स्टार्ट करते हैं नरेशन ऑल माय सन्स का, जो लिखा है आर्थर मिलर ने। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सस्पेंस है। फ्रेंड, प्ले शुरू होता है केलर रेजिडेंस में। केलर रेजिडेंस एक छोटे अमेरिकी शहर में बेहद खूबसूरत और लग्जरियस घर है, जहां 60 साल का जो केलर अपने बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है। जो केलर की पत्नी केट केलर उस खूबसूरत बसंत की सुबह अपने बेटे दोनों क्रिस केलर और लैरी केलर के बारे में सोच रही हैं। केट केलर के 2 बेटे हैं, क्रिस केलर और लैरी केलर। दोनों वर्ल्ड वार सेकेंड में लड़ने गए थे, जिसमें सिर्फ क्रिस ही वापस आया था। लैरी को लापता हो गया था। इसमें सिर्फ केट केलर को ही विश्वास है कि लैरी केलर वापस आएगा। क्रिस केलर की मंगेतर एंडीवर केलर रेजिडेंस में बुलाता है। वो न्यूयॉर्क में ही रहता है। लैरी केलर की मंगेतर है। लैरी के वापस न लौटने पर क्रिस ने उसको सहारा दिया था एंडीवर को, और एक दूसरे से दोनों प्यार करने लगे थे। क्रिस उसको प्रपोज करना चाहता था, इसलिए एन को केलर रेजिडेंस बुलाया था। क्रिस केलर एंड एंडीवर को एक ही बात चिंता थी, केट केलर उनकी प्यार को अपनाएगी कि नहीं, क्योंकि केट केलर अभी भी लैरी को दुल्हन के रूप में देखती थी। क्रिस और लैरी के पिता जो केलर और एम के पिता स्टीव डियर। क्रिस और लैरी के पिता एन के पिता दोनों मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनर थे, जो युद्ध के सामान बनाते थे। कंपनी को वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का ऑर्डर आया था, जिसमें स्टीव डिफेक्टिव पार्ट का यूज करता है, जिसके कारण 21 एयरफोर्स पायलट की मौत हो जाती है। स्टीव डीवर दावा करता है जो केलर ने ही उनसे ये पार्ट डालने को कहे थे, लेकिन जो केलर अदालत में बताता है कि स्टीव डीवर ने ही कहा था, इसलिए वो डिसीजन ले ही नहीं सकता था। यानी स्टीव डीवर यानी एन के पिता को जेल भेज दिया जाता है और जो को बरी कर दिया जाता है। स्टीव डीवर कहता है कि वो जो को कभी माफ़ नहीं करेगा। यही बात केट केलर को चिंता में रहती है। एंडीवर केट केलर के सामने कसम खाती है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। वो सिर्फ क्रिस केलर से शादी करना चाहती है, उससे प्यार करती है। इस पे केट कहती है कि
लेरी ऐसा करना लेरी के साथ धोखा होगा, क्योंकि उसको यकीन है वो मरा नहीं है और तुम क्रिस के साथ शादी करके लैरी के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। एन का एक भाई है जिसका नाम है जॉर्ज डीवर। वो अपने पिता स्टीव डीवर से जेल में मिलता है। अपने पिता से मिलने के बाद जॉर्ज अपने बहन एन से मिलने आता है, जो केलर रेजिडेंस में ठहरी हुई है। केलर रेजिडेंस में सभी डिस्कशन करते हैं आखिर जॉर्ज अपने पिता से क्यों इतना मिलने को व्याकुल है। इसी बातचीत के दौरान जो केलर कहता है वह चाहता है कि जॉर्ज को एक बेहतर नौकरी मिले और स्टीव जल्द से जल्द सजा काट के वह बाहर आए। केट एंड क्रिस उनसे पूछते हैं कि ट्रायल के दौरान ही स्टीव को एक झूठा कातिल कहते आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि स्टीव के प्रति आपकी सोच बदल गई, जो कि आप ऐसा कभी नहीं कहते कि स्टीव जानबूझकर मारने का प्रयास किया। उससे सिर्फ एक गलती हुई थी, गलती को माफ़ किया जा सकता है। आखिरकार जॉर्ज वहाँ आ जाता है और अपनी बहन एंडीवर को बताता है कि पिताजी को पता चल गया था कि तुम क्रिस से शादी करने वाली हो। वह और पिताजी दोनों नहीं चाहते हैं कि तुम क्रिस से शादी करो। क्या तुम ऐसे लड़के से शादी करना चाहोगी जिसके पिता ने तुम्हारे पिता को फंसाया और 21 अमेरिकी पायलट की जान ले ली। एन क्रिस को छोड़ने से मना कर देती है, अपने भाई से कहती है वो क्रिस के बिना नहीं रह सकती। जॉर्ज क्रिस को धमकाते हुए कहता है तुम्हारे पिता जो केलर ने झूठ बोला है और तुम ये बात जानते हो। क्रिस कहता है उसे अपने पिता और उनके इनोसेंस पे पूरा भरोसा है और मुझे भी उनके बहुत से स्टेटमेंट उलझे हुए लगते हैं। क्रिस को भी थोड़ा थोड़ा लगता है उसके पिता ने उस वक्त झूठ बोला था, जो अपने पावर और वेल्थ के भरोसे जॉर्ज को बरगलाने लगता है और ये बरगलाता है कि उसके इन्फ्लुएंस करता है और कहता है कि उसके पिता को किसी ने फंसाया है। केट बिना सोचे समझे एक बात कहती कि 15 साल से जो बीमार नहीं रहा है। इसी बात को जॉर्ज पकड़ लेता है और उसे लगता है कि उन इंजन के दौरान ही बीमारी का नाटक करना शुरू कर दिया है ताकि सज़ा से बच सके। जो केलर क्रिस से सवाल करता है तो सभी को यह बात पता चल जाता है कि जॉन ने ही स्टीव का डिफेक्टिव पार्ट लगाने का कहा था। क्रिस अपने पिता जो केलर को चिल्लाता है। जो केलर अपने बचाव में कहता है कि उसने गलती की थी, लेकिन उसे नहीं लगता है कि उसे उस पार्ट से खराब इंजन बनेगा। उसने अपने परिवार के पैसा कमाने के लिए कहा था ताकि विरासत में तुम्हारे लिए कुछ छोड़ जाऊँ। तो क्रिस कहता है कि विरासत में ऐसा कुछ नहीं चाहता है। वह एक सैनिक भी है। अपने सैनिक साथियों के सम्मान में कहता है कि वो आपने पिताजी 21 जवान को मार दिए जो अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे थे। क्रिस वहाँ से चला जाता है। उसी रात एन वहाँ आती है और कैट को कोसते हुए कहती है तुमने किसको जाने दिया, कहीं वह मुझसे शादी न कर लेता। कैट मना करती है, उसके जाने में उसका कोई हाथ नहीं है। वह अपने पिताजी से नाराज़ था। केट को लैरी का वह पत्र दिखाती है जिसे वह अपनी मौत से पहले एन को भेजा था। उस पत्र में लैरी ने लिखा था कि उसे पता है कि उसके पिता ने ही डिफेक्टिव पार्ट को यूज किए थे, जिसके वजह से उसके 21 सैनिक मारे गए। इस अपराध से वह नहीं जी सकता, इसीलिए अपना वह जानबूझकर प्लेन प्रेस करके जान दे दिया। क्रिस घर वापस आता है और अपने पिता जो केलर को पढ़ के सुनाता है। उन्हें एहसास हो जाता है 21 जवान और उनका बेटा उसके अपराध के चलते मारे गए और स्टीव जैसे एक निर्दोष व्यक्ति ने जेल की सज़ा काटी, जो अपने बेटे क्रिस से कहता है उसने जो भी अपराध किए हैं उसकी सज़ा भुगतने को तैयार है। जो घर के अंदर जाता है और खुद को गोली मार लेता है।
इस प्ले में कुछ करैक्टर और हैं जो कहानी सुनाते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप जान लीजिए। एक करैक्टर है फ्रैंक लूबे, एक 35 साल का एक व्यक्ति है जो कैट की लैरी की भविष्यवाणी पर विश्वास दिलाता है कि वह वापस आएगा। फ्रैंक जॉर्ज यानी एंडीवर की भाई गर्लफ्रेंड लेडिया से शादी कर लेता है। दूसरा करेक्टर है लीडिया लूबे, यह एक 27 साल की लड़की है, जॉर्ज की गर्लफ्रेंड है। जॉर्ज के जाने के बाद वह फ्रैंक से शादी कर लेती है। एक करेक्टर है डॉक्टर जिम बेविल्स। डॉक्टर जिम एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं लेकिन दम घोटू शादीशुदा से खुश नहीं है। उनका ज़्यादा टाइम केलर फैमिली के बगीचे में बीतता है। एक करेक्टर है शू SUE बेलिस BAYLIS बेलिस, एक केलर फैमिली के करीबी हैं लेकिन उस फैमिली से वो नाराज़ हैं। उनसे इसलिए नाराज़ हैं कि उन्हें लगता है कि क्रिस जीव से इन्फ्लुएंस करता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आई होप आपको ऑल माय सन्स का नरेशन समझ में आ गया होगा। आपको ये जानना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ ऑल माय सन्स एक रियल स्टोरी है। तो इसी के साथ आपका ये ख़त्म होता। नेक्स्ट टाइम हम जल्द मिलेंगे फ्रेंड्स। उर्दू यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक, फॉलो एंड शेयर करते जाइए।